Sacred texts and traditions form the very basis of our moral, social, and legal thought, influencing even the principles enshrined in our Constitution. We aim to understand how ancient wisdom continues to shape contemporary ideas of law, duty, and righteousness. Um, Professor, you can go Yes. ahead. Okay. All right. Thank you very much. Uh, for starting with this session, I just want to, it's a request, if possible, please, student can turn on your video as well. You know? Okay. All right. So, prior to this session, in earlier session, in the last session, we have discussed about the concept of dharma. कि धर्म आखिर क्या है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की और हम लोगों ने देखा उसमें कि धर्म बेसिकली आपसे ये कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको राइटियस कंडक्ट की फॉर्म में करना है, सिंपल, लाइक ट्रूथफुलनेस, लाइक आपको फॉरगिवनेस करनी है, आपको राइट वे पे चलना है, वगैरह ये सारी चीजें, दैट्स अ राइटियस कंडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द सम प्रिंसिपल्स। अब धर्मा ने ये भी बताया कि जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी जो टेंडेंसी है वो ये रहती है कि वो हमेशा इन राइटियस कंडक्ट को फॉलो नहीं कर पाता, इनको सहज या कंफर्टेबली कर सकता है फिर भी उसको फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ ऐसे दोष है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ग्रीड, लस्ट, है ना, कुछ ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, उसके कारण ह्यूमन उन राइटियस कंडक्ट को फॉलो नहीं करता और कुछ ऐसी चीजें करता है जिनको हम लोग क्राइम या सिविल डिस्प्यूट्स कहते हैं, और उन क्राइम और सिविल डिस्प्यूट को अब रेगुलेट करने के लिए धर्मा रूल्स बनाता है। तो धर्मा दो चीज की बात कर रहा है, एक वो प्रिंसिपल की फॉर्म में कुछ राइटियस कंडक्ट की बात कर रहा है कि दीज आर सम कंडक्ट, दीज आर सम ड्यूटीज जो आपको नॉर्मली फॉलो करनी है, बट धर्मा को पता है कि नेचुरल इंस्टिंक्ट ह्यूमन बीइंग का ऐसा है कि वो हर समय इन चीजों को नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जरूर होगा, तो इन डिस्प्यूट्स को रेगुलाइज करने के लिए देयर मस्ट बी सम रूल्स। तो धर्मा इन दोनों चीज की बात करता है, और ह्यूमन बीइंग जब इन सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स में फंसता है तो वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जहां पर ये क्रिमिनल और सिविल डिस्प्यूट्स हमारे सामने आते हैं। इन सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए धर्म को भी वाइडर कॉनोटेशंस में काम करना पड़ता है, इसलिए धर्म, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द धर्म। धर्म हैज अ कॉन्सेप्ट। जो एंशियंट लीगल सिस्टम हमारा जो धर्म पे बेस्ड था, उसमें जो बेसिक लॉ है दैट इज अ धर्म बेस ग्रैंड नॉर्म, वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है रेदर देन ए डेफिनेशन, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वेस्टर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस से थोड़ा अलग हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये आता है, ये सारी चीज जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी की थी, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है, नेक्स्ट टास्क जो है हम लोगों के लिए, कि सर ये जितने भी जो धर्म से रिलेटेड जो आप कह रहे हो कि ये कंडक्ट है, ये प्रिंसिपल्स है, ये आई राइट यस कंडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल, और ये रूल्स है, इसको ट्रेस आउट कहां करेंगे हम लोग? वेयर इट इज रिटन, इज इट रिटन और नॉट, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या ये कहीं लिखा हुआ है क्या? क्या हमारे पास कोई टेक्स्ट है, कोई सोर्सेज है? जैसे आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर हम लॉ के बारे में बात करें तो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन स्टैट्यूट्स है, इन एडिशन टू द, इसके एडिशन में कुछ कस्टम और यूसेजेस भी होती है जो रिटन नहीं है लेकिन लॉ का सोर्स है। तो सिमिलरली जिस धर्म की आप बात कर रहे हो, जिसमें आप बोल रहे हो कि कुछ कंडक्ट्स है जिनको फॉलो करना है, कुछ रूल्स है जो आपको रेगुलर सोसाइटी को रेगुलराइज करते हैं, वो कहाँ लिखे हैं? और होना भी चाहिए। देखिए, जब तक किसी सोसाइटी में लॉ को कोडिफाइड नहीं किया जाता है, एटलीस्ट लॉ को हम ट्रेस आउट नहीं कर सकते, वहां पे सोसाइटी को गवर्न करना, रेगुलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड लीगल सिस्टम। एक अच्छा लीगल सिस्टम जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है कि आप
आपका लीगल सिस्टम है, आपका लॉ यूनिवर्सली और सर्टेन फॉर्म में एप्लीकेबल हो, और यूनिवर्सली यूनिफॉर्म फॉर्म में और सर्टेन फॉर्म में एप्लीकेबल करने के लिए जरूरी है कि आपके पास उस लॉ को कहीं सोर्स फॉर्म में, आपके पास नॉन फॉर्म में वो लॉ होना चाहिए। अगर मेरे पास रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी इंटरप्रिटेशन हो, मैं कुछ और करूं, कुछ कोई और दूसरा जज कुछ और करे। इस केस में आप लॉ को एप्लीकेबल कर ही नहीं पाएंगे, आप तो इंटरप्रिटेशन में ही फंस जाएंगे। सो वी मस्ट हैव ए नोन सोर्स ऑफ लॉ होना चाहिए। यही क्वेश्चन एंशियंट लीगल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है कि सर जिसकी आप बात कर रहे हो धर्म बेसिक सोर्स, उसकी यूनिफॉर्मिटी, उसकी सर्टेनिटी के लिए उसका नॉन उसका होना जरूरी है, एंड वेयर इट इज, कहां ट्रेस आउट करेंगे हम इसको। अब इस क्वेश्चन को डील करने से पहले बिल्कुल हम इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्रोफेसर एच एल हार्ट ने जब अपने लीगल सिस्टम की बात की, तब उन्होंने बोला कि देयर आर सम रूल्स व्हिच हैज टू बी कोडिफाइड। एक लीगल सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। उन्होंने रूल्स की बात की कि कुछ रूल्स होने चाहिए लीगल सिस्टम में। लेकिन एच एल हार्ट की थ्योरी अपने आप में बहुत एडवांस और बहुत अच्छी थी, लेकिन उस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए एक लीगल फिलोसोफर है, रोनाल्ड डॉर्किन, RONALD, रोनाल्ड डॉर्किन, DWRKIN, राइट्स पे उन्होंने काफी बात की। उन्होंने उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि नो, अ गुड or a comprehensive legal system should not be restricted only to the rules, but it should include principles as well. एक अच्छा लीगल सिस्टम में सिर्फ रूल्स नहीं, उसके साथ साथ प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत रूल्स लिख रखे हैं कि पार्लियामेंट कैसे काम करेगा, जो एमपीज है उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, एमएलएस की क्वालिफिकेशन क्या है, जजेस की क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ है, रूल्स है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को और बेटर बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसमें कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ वर्च्यूज डाल रखे, लाइक इक्वलिटी, लिबर्टी, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये कुछ, ये प्रिंसिपल्स है जिनके बेस पे आपके रूल्स जो है वो बनते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। तो रोनाल्ड डॉर्की ने बिल्कुल ठीक बात कही कि रूल्स के साथ साथ आपके पास प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए। अब इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, एक बेटर लीगल सिस्टम कॉम्प्राइज ऑफ रूल्स प्लस प्रिंसिपल्स बोथ। और अब वापस पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि सर हम हमारा जो धर्मा है, जो बेसिक जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है, इसको कैसे ट्रेस आउट करें, इसको कहां ट्रेस आउट करें, इसको कहां ढूंढें, कहां लिखा हुआ है ये। तो इस केस में अगर आप लोग देखेंगे, हमारे यहां जो धर्म है उसको ट्रेस आउट अगर आपको करना है ये कहां पे है, तो उसके लिए हमारे पास तीन सोर्सेस, तीन, बेसिकली दो है लेकिन मैं उसको तीन में क्लासिफाइड कर रहा हूं। फर्स्ट इज श्रुति, सेकंड इज स्मृति, एंड प्लस सूत्र। फर्स्ट इज श्रुति। श्रुति का जो मीनिंग होता है हियरिंग, सुनना। यानी अगर आप हमारे जो लॉज है, जो हमारा जो धर्मा है, जो धर्म है, उसका प्राइमरी और इंपॉर्टेंट बेसिक सोर्स ढूंढने जाएंगे कि धर्म कहां पे मिलता है, तो वो आपको मिलेगा वेद। उसको जो फर्स्ट सोर्स है जिसको श्रुति बोला जाता है, और श्रुति में क्या क्या इंक्लूड होता है, वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद प्राइमरी रिसोर्सेज है आपके धर्म का, यानी आपके बेसिक लॉ का प्राइमरी रिसोर्सेज, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको बेसिक रिसोर्सेज, बेसिक सोर्स, बेसिक लीगल सोर्स। उसमें आपको इसको हम श्रुति क्यों बोल रहे हैं, श्रुति इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो वेद, वेद मेजरली कौन कौन से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये चार है। उपनिषद लगभग 108 है, उसमें से अभी जो नोन है हमारे पास लगभग 18। ये बेसिकली क्या थे, इसमें आपको फिलॉसफी मिलेगी, इसमें आपको एथिक्स मिलेंगे, इसमें आपको स्टोरीज मिलेगी, ये सारी चीजें मिलेगी। और इनको हम श्रुति इसलिए बोल रहे हैं
इसको हम श्रुति इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि श्रुति का मतलब होता है हेयरिंग, यानी सुनना। लंबे समय से, बहुत बहुत सालों तक जो भी नॉलेज इन वेद और उपनिषद में इंक्लूडेड था, उसको जनरेशन टू जनरेशन पास सुन सुन के किया जाता था। क्योंकि पहले जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्क्रिप्ट या लिखना या राइटिंग, ये डेवलप नहीं हो पाया था। वेद और उपनिषद को बहुत बाद में जाके कंपाइल किया गया, राइट डाउन किया गया। अदरवाइज प्राइमरली आप एक जनरेशन टू जनरेशन इसको पास किया जाता था, सुना सुना के याद किया जाता था, इसलिए उसको श्रुति बोलते हैं। तो धर्म का जो प्राइमरी सोर्स है वो है श्रुति। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर जो वेद और उपनिषद जो है, जिसमें अभी आपने बताया कि हाँ ठीक है, उसको बाद के सालों में कंपाइल भी किया गया था और शुरू में उसको जनरेशन टू जनरेशन सुना जाता था। इस डॉक्यूमेंट, ये जो आपका जो श्रुति जो है, प्राइमरी सोर्स जो है, उसमें लॉ के बारे में कुछ लिखा था क्या? हालांकि मैं बोल रहा हूं कि जो श्रुति यानी इज इक्वल टू वेद एंड उपनिषद, वो अपने एक एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो धर्म का पार्ट है, लेकिन क्या आप उसे, उसमें लॉ था क्या? नहीं था। फिर आप इसे धर्म यानी लॉ का पार्ट क्यों मान रहे हो? अभी मैं इस पॉइंट पे आता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, रोनाल्ड डॉर्किन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आपका जो लीगल सिस्टम है, उसमें रूल्स के साथ साथ प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए। तो हमारा जो एंशियंट लीगल सिस्टम हुआ करता था, एंशियंट जो लॉ का जो लीगल सिस्टम है, जिसको धर्मा बोलते हैं, उसमें दो चीजें मेजरली थी, तीन चीजें: श्रुति प्लस स्मृति एंड सूत्र। अब इसमें जो स्मृति एंड सूत्र है, इसी को बोला जाता है, मेजरली स्मृति को बोला जाता है, फिर भी मैं इसमें सूत्र को भी इंक्लूड कर रहा हूं। सूत्र और स्मृति है, वो है बेसिकली रूल्स, कोडिफाइड लॉज, और इसी को बोला जाता है धर्मशास्त्र। और जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज अ श्रुति। सेकंड पार्ट जो अभी मैंने आपको बताया, सूत्र और स्मृति, जिसमें मनुस्मृति, धर्म सूत्र सब कुछ आता है। ये वाला जो पार्ट है, इसमें रूल्स थे, इसमें रूल्स कोडिफाइड फॉर्म में, और इसी को बोला जाता है धर्मशास्त्र। और जो फर्स्ट पार्ट जो था, वो है श्रुति, जिसमें आपका वेद और उपनिषद आता है। उसमें बेसिकली लॉ कोडिफाइड फॉर्म में कुछ नहीं लिखा हुआ था, वहां सिर्फ थे प्रिंसिपल्स। आप धर्म जो है, जो बेसिक लॉ है, उसके कंपोजिशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है श्रुति और दूसरा है स्मृति प्लस सूत्र। श्रुति में वेद और उपनिषद आते, वेद और उपनिषद में कहीं भी लॉ टेक्स्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बस प्रिंसिपल्स है। और बाद में बने हैं स्मृति प्लस सूत्र, जिसमें लॉ टेक्स्ट की फॉर्म में है, बिल्कुल बतौर लॉ लिखा हुआ, प्रोविजंस है, कोडिफाइड प्रोविजंस है। और ये जो कोडिफाइड प्रोविजंस है, जो जिसको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, वो बेसिकली जिस बेस को, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाया जाता है, वो प्रिंसिपल आपको श्रुति में मिलेगा। यस, फर्स्ट पार्ट में वेद और उपनिषद में आपको मिलेंगे। तो वेद और उपनिषद बेसिकली क्या है? आपको इंडिकेशन दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है कि भाई आप ये कुछ चीजें हैं, इनको आपको फॉलो करना है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप कोडिफाइड लॉ बनाइए, जिसको हमने बाद में कोडिफाइड लॉ को बनाया और धर्मशास्त्र की फॉर्म में हमारे सामने रखा, जिसमें स्मृतियां भी आती है और धर्म सूत्र भी आता है। उसके बारे में मैं बात करूंगा। डॉर्किन ने बोला था प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बिल्कुल प्रिंसिपल्स है। वेद एंड उपनिषद बेसिकली प्रिंसिपल्स, इंडिकेशंस बताते हैं कि आपको इन इन चीजों को फॉलो करना है। एंड सेकंड पार्ट जो है स्मृति एंड सूत्र, उसमें कोडिफाइड लॉज है। और ये कोडिफाइड लॉज किसके बेस पे बने? इन्हीं प्रिंसिपल के बेस पे। अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे आप ये देखिए, एक राजकुमार सर्वाधिकारी करके, इन्होंने हिंदू लॉज पे एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, राजकुमार सर्वाधिकारी। इन्होंने बिल्कुल इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए बोला है कि इट इज ट्रू दैट अकॉर्डिंग टू द हिंदूज द फाउंटेन हेड ऑफ धर्मा और लॉ इज द वेदा और रेवल्यूशन, बट देर आर नो स्पेशल चैप्टर इन द वेदा ट्रीटिंग ऑफ लॉ। वेद में, उपनिषद में कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है लॉ पे कि यहां ये लॉ है, नो। तो फिर वेद में और स्मृति, श्रुति जो वेद की फॉर्म में है, उसमें बेसिकली क्या है? उसके बारे में एक श्लोक है,
कृच्छा धर्म समाप्ति सम्मानेन लक्षण कर्मणा तु समापयते. It does mean it is difficult to learn the law from the letter of the Vedas only. It is difficult to learn the laws from the Vedas only, but by following indication available therein, it can easily be ascertained. लेकिन आप वेद से डायरेक्टली लॉ को डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो इंडिकेशन है ना, आप उन इंडिकेशन से आप लॉज को उसको उसको प्रिज्यूम कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, उसको एसर्टेन कर सकते हो. वही क्या है, जो बाद के जो लोगों ने ना, उन्होंने स्मृतिकारों ने यही किया, उन्होंने वहां से चीजें निकाली और बनाई. इसको अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. जैसे वेद में बेसिकली क्या है, वेद अगर आप वेदों की तरफ जाएंगे तो वेद में मंत्र है और सूक्त है. मंत्र एक सिंगल स्टेटमेंट होता है एक तरीके का, और सूक्त होता है स्टैंजा फॉर्म में, हाइम जिसको बोलते हैं. ये है. तो आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे, सिंपल सिंपल सिंपल, जिसको हम लोग मंत्र भी बोल सकते हैं. स्टेटमेंट स्टैंजा की फॉर्म में भी आपको मिलेंगे. अब उससे आप, वो प्रिंसिपल्स है, आपको उन प्रिंसिपल से लॉ एसर्टेन करके बाद, और किया भी, बाद की जो जो धर्म शास्त्र बनाने वाले जो लोग थे, यानी स्मृतियां बनाने वाले और धर्म सूत्र बनाने वाले, उन लोगों ने वहीं से प्रिंसिपल्स को एसर्टेन किया और फिर अकॉर्डिंगली उन्होंने लॉ को कोडिफाइड किया. इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल, आप वेदों में एक स्टेटमेंट आता है, एक प्रिंसिपल, जिसमें जो ऐसा लिखा हुआ सत्यम वद, और दूसरा है नानरत वदेत. अलग अलग वेद आप पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, इसमें आपको इस स्टेटमेंट जरूर मिलेगा. इट्स अ प्रिंसिपल. सत्यम वद मीन्स टेल द ट्रूथ, एंड नानरत वदेत नेवर टेल अनट्रूथ. यानी सत्य बताओ और कभी भी आप झूठ मत बोलो. अब ये प्रिंसिपल था, इस प्रिंसिपल को पकड़ा धर्मशास्त्र बनाने वाले लोगों ने, यानी स्मृतिकारों ने. उन्होंने क्या किया, इस प्रिंसिपल को पकड़ा और कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एक प्रोविजन ऐड कर दिया, जिसमें लिख दिया कि फॉल्स एविडेंस विल नॉट बी एडमिटेड. नाउ फॉल्स एडमिशंस या फॉल्स एविडेंस, फॉल्स विटनेसेस, फॉल्स स्टेटमेंट विल नॉट बी एडमिटेड. स्मृतिकारों ने ये चीज बनाई. आपको अलग अलग जो स्मृतियां जिनके बारे में बात करूंगा, उसमें आपको ये चीज मिलेगी. एविडेंस के जो रूल्स है उसमें ये मिलेगा. अब एविडेंस का ये रूल्स किस प्रिंसिपल पे, वेद के इस प्रिंसिपल पे बना हुआ है, और इसी प्रिंसिपल्स पे आपको काम करना है. जैसे एक और एग्जांपल, आपको वेद में आपको एक प्रिंसिपल मिलता है, एक स्टेटमेंट मिलता है, न हिंसेत, नेवर हर्ट एनीवन. अब स्मृतिकारों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक एक स्पेसिफिक निषेध या इंजंक्शन है. क्या है इसमें कि नेवर हर्ट एनीवन, किसी को हर्ट मत करो. तो अब स्मृतिकारों ने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि वेद ने बोल रखा किसी को हर्ट ना करो, अगर आप किसी को हर्ट करते तो इट बिकम एन ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस. तो स्मृतिकारों ने, जिस मनुस्मृति, नारद स्मृति, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें उन्होंने प्रोविजंस बता दिए कि अगर आप किसी को हर्ट करते हो अलग अलग ग्रेडेशन के लेवल पे, तो आपको ये पनिशमेंट होगी. तो ये पनिशमेंट, ये प्रोविजन, ये पनिशेबल ऑफेंस किस पे बेस पे, ये रूल वेद के प्रिंसिपल पे बेस, प्रिंसिपल की मदद से आप प्रोविजंस बना रहे हो, आप रूल्स को कोडिफाइड कर रहे हो. जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सिंपल, आप लोगों ने भी सुना होगा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ट्रीट योर मदर एंड फादर एज गॉड. इसी प्रिंसिपल को बाद के स्मृतिकारों ने एडप्ट किया, और उन्होंने बोला कि जब भी कोई सन है जो बड़ा होता है, तो ये उसके लिए ऑब्लिगेटरी है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करता रहे, या पेरेंट्स की मदद करता रहे, या पेरेंट्स की देख रेख करे. मेंटेनेंस फॉर द पेरेंट्स, जो आज भी हम लोग देखते हैं हमारे लॉज में है, वो चीज स्मृतियों में भी है कि आप अपने पेरेंट्स को भी मेंटेन करना होगा. उनको, आपको जो जो चीजें दिलवानी है ओल्ड एज में, वो आपको मुहैया करवानी पड़ेगी. प्रिंसिपल पकड़ा और उसके बेस पे प्रोविजन बनाएगा. जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप उपनिषद में चले जाएं, वही श्रुति का ही पार्ट हो गया एक तरीके से, प्राइमरी रिसोर्सेज जिसमें प्रिंसिपल्स है. ईशावास्य उपनिषद में ये क्लियरली लिखा हुआ है. ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आता है जिसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ. उसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी जो इंटायर वेल्थ है इस वर्ल्ड में, इंटायर वेल्थ, वो उसको गॉड ने क्रिएट किया है, और इसलिए हर पर्सन को उसको
सस्टेनेबल वे में और बड़ा सोच समझ के इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने जो चीज क्रिएट की है उससे आपको बिगाड़ना नहीं, एंड इट इज फॉर ऑल। अब स्मृतिकारों ने बाद में जो प्रॉपर्टी लॉज जो बने, अलग अलग स्मृतियों में आएगा, तो उसमें उन्होंने ये प्रोविजन, उन्होंने इस प्रिंसिपल को बेस बनाया और प्रोविजन क्या लिखा कि अगर आप किसी पर्सन से लैंड ले रहे हो तो उस केस में आपको उस पर्सन से लैंड लेते हुए उसको फेयर मीन, सही तरीके से आपको एक्विजिशन करना होगा, प्रॉपर कंपनसेशन देना होगा। क्यों? क्योंकि गॉड ने ये जो वेल्थ बनाई है वो सबके लिए बनाई है। प्रिंसिपल, रूल और लॉ, कि अगर आप, गॉड ने ये सबके लिए इक्वली और सबके लिए बनाया है, तो हम लोग जब भी किसी पर्सन से लैंड एक्वायर करें तो गलत तरीके से ना करें, फेयर मींस के थ्रू करें, इलीगल मींस के थ्रू ना करें, ऑथराइज वे में करें, मतलब कंपनसेशन देके करें, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सो आप देखिए लगभग इसमें जैसे आपका एक और एक प्रिंसिपल आता है, जैमिनी अपने लिटरेचर में लिखते हैं कि जो जो भी हमारे, सॉरी, वेद और उपनिषद है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई रिलीजियस फंक्शन होगा उसमें पति अपनी पत्नी के साथ ही बैठेगा और यज्ञ हवन होता है। हम लोग देखते भी हमारे घरों में, दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ द वेद, द कमांड ऑफ द वेद, कि आप दोनों को साथ में बैठना है। क्यों? क्योंकि वेद ये मान के चलता है पति और पत्नी एसोसिएशन में ही रिलीजियस राइट्स कर सकते हैं। अब इसको जब तक वो दोनों नहीं बैठेंगे यज्ञ कंप्लीट नहीं होगा, अगर पत्नी है तो। अब इसको बेस बना के, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है वाइफ को, इसको बेस बना के बाद में स्मृतिकारों ने कुछ प्रोविजंस बनाए और उसमें ये लिखा कि पति की जो प्रॉपर्टी है उसमें पत्नी का भी हिस्सेदारी होगी। ये स्मृतिकारों ने बाद में रूल्स बनाए, यहां से प्रिंसिपल लिया, इक्वल शेयरिंग ऑफ द वाइफ्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। सो आप इस चीज को जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इस चीज को समझने की अगर कोशिश करें तो आप लोग देखिए, जो धर्म है, जो बेसिक लॉ है, वो आपका प्रिंसिपल्स जो है, फर्स्टली इट इज मेड अप ऑफ द प्रिंसिपल वर्च्यूज, और ये प्रिंसिपल और वर्च्यूज आपको वेद और उपनिषद में मिलेंगे। वेद और उपनिषद में लॉ के प्रिंसिपल्स है, एग्जैक्ट लॉ नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट लॉ आपको कोडिफाइड फॉर्म में या प्रोविजंस फॉर्म में आपको आगे जाके मिलता है, जिन्हें हम सूत्र या स्मृति बोलते हैं। और स्मृति या सूत्र को ही मिला के हम लोग धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, जो मेजरली यूज होता है। इसमें मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और अलग अलग धर्म सूत्र भी आते हैं उसमें। और ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये किसको बेस बना के बन रहा है? ये वेद और उपनिषद के प्रिंसिपल को बेस बना के। यानी वेद और उपनिषद जो हमारा जो एंशियंट लीगल सिस्टम है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको वेद और उपनिषद में मिल रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको वेद और उपनिषद में मिल रहा है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि यू कैन मेक द रूल्स, यू कैन मेक द स्टैट्यूट, यू कैन मेक द प्रोविजंस, यू कैन मेक द ऑर्डर, बट दैट ऑर्डर, रूल्स, प्रोविजन, स्टैट्यूट should be based on the basic structure of the constitution, basic principles of the constitution. Similarly ऐसा ही कि बाद के जो स्मृतिकार हैं जिन्होंने कोडिफाइड लॉज बनाए, उनको भी ये कहा गया था कि आप जो बेसिक लॉ जो बनाओगे, जो आप जो भी लॉज बना रहे हो उसका बेस जो है कुछ बेसिक प्रिंसिपल से डिराइव करोगे, और बेसिक प्रिंसिपल्स आपको वेद और उपनिषद में मिलेंगे। दैट इज द सिस्टम। डॉर्किन भी इसी की बात बोलता है कि सिर्फ रूल से नहीं, प्रिंसिपल से काम चलता है। तो जब डॉर्किन, वेस्टर्न लीगल थिंकर, जो लगभग 18th और 9th, प्रोबेबली सॉरी 20th सेंचुरी में या 21st सेंचुरी में जब ये चीज बोलता है कि एक बेटर लीगल सिस्टम कैसा होगा जिसमें रूल्स भी हो और प्रिंसिपल्स भी हो, वो चीज आपके यहाँ 4-5 हजार साल पहले ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी थी। हमने रूल्स बनाए लेकिन प्रिंसिपल के बेस पे, बियॉन्ड प्रिंसिपल जाके नहीं किया। सो दैट इज द प्राइमरी सोर्स। वेद, उपनिषद, जिसको श्रुति भी बोला जाता है, प्राइमरी सोर्स है धर्म का। और बाद में प्राइमरी इन द सेंस कि बेस है ये,
और बाद में इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पे हमने कोडिफाइड लॉज इंट्रोड्यूस किए। उन कोडिफाइड लॉज को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं धर्म शास्त्र, जिसमें धर्म सूत्र प्लस स्मृतियां आती है, और दोनों को हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें आती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली क्या था कि आपकी जो शुरुआती शुरुआती सालों में ये था ना, मतलब जब शुरुआत में ये सारी स्मृति धर्म सूत्र नहीं बने तो पहले क्या था, पहले की सोसाइटी है ना, एक छोटी सोसाइटी थी। उस छोटी सोसाइटी में पॉपुलेशन भी कम थी, है ना, और रिसोर्सेज काफी थे, और कहीं भी आपको रिसोर्सेज इनफ है तो डिस्प्यूट्स होने के थोड़े से चांसेस कम ही रहते हैं। तो ऐसे में सब लोग हैप्पीली अपनी लाइफ जी रहे थे, और लोग धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना वगैरह, ये सब कुछ आराम से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती गई, सोसाइटी एनलार्ज होती गई, तो आपके रिसोर्सेज भी कम हुए, लोगों में थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ, लाइबिलिटीज बढ़ी, राइट्स की डिमांड बढ़ने लगी, राजा को और ज्यादा, या किंग या जिसको स्टेट कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट आया, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो इन इन सारी कॉन्टेक्स्ट में, इन सारे एनलार्जमेंट ऑफ द स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने ये बड़ा क्वेश्चन आया कि सिर्फ प्रिंसिपल्स के बेस पे काम नहीं चलेगा, हमें इन प्रिंसिपल के बेस पे रूल्स और प्रोविजन बनाने पड़ेंगे, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो यहां से आपका धर्म सूत्र और स्मृति, इनका 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 जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, या जिसको हम बोले कि जो प्रिंसिपल्स जो थे उनकी बेस पे प्रोविजंस को बनाने का या कोडिफिकेशन करने का काम स्टार्ट। और ये जो बन रही है चीज, इसको हम लोग बोलते हैं धर्मशास्त्र, जो तब से लेके आज तक, मतलब ब्रिटिशर्स के आने तक, और बाद में भी उसमें से कुछ कंटेंट हमने हमारे लीगल सिस्टम में इंक्लूड किया, वो यूज होता रहा है, स्पेशली सिविल मैटर में, क्रिमिनल में नहीं, सिविल में। तो और ये जो धर्म सूत्र और आपका जो स्मृति है, जिसको कंबाइनली हम लोग धर्म शास्त्र बोलते हैं, उसमें सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स तीनों से रिलेटेड रूल्स है, सब मिलेंगे। अभी आपको एक एक करके मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताऊंगा इसमें कैसे कैसे। सो अब जैसा मैंने आपको बताया, धर्म शास्त्र में पहली प्राइमरी एक चीज जो है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र स्मृतियों से पहले बने हैं। धर्म सूत्र मीन्स इट्स लाइक फॉर्मूलाज, इट्स लाइक सूत्र, कि आपने इन प्रिंसिपल के बेस पे कुछ प्रोविजंस बना दिए, जो सिंपल फॉर्मूलाज की फॉर्म में कुछ प्रोविजंस बना दिए कि ये चीजें आपको फॉलो करनी है। जैसे होता है ना, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी कुछ गाइडलाइंस देती है, थोड़ा उस तरीके से, हालांकि उससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में था ये धर्म सूत्र, लेकिन इसको बनाया गया। अब इन धर्म सूत्रों, इसकी भी इसमें भी अलग अलग धर्म सूत्र, अलग अलग ऋषियों ने, ऋषि मीन्स उस समय के जो लॉ मेकर्स, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उस समय का सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग धर्म सूत्र बनाए। उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट धर्म सूत्र जो हमारे सामने आता है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, वो है गौतम धर्म सूत्र। गौतम ऋषि ने जो बनाया गौतम धर्म सूत्र। अब इस गौतम धर्म सूत्र में सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस, पार्टीशन, है ना, तो भाई हिंदू फैमिलीज में, आर्यन फैमिलीज में अगर आपको पार्टीशन करना है, इनहेरिटेंस करना है, मैरिज से रिलेटेड क्या रूल्स होने चाहिए, क्या सूत्र होने चाहिए, क्या फॉर्मूलाज होने चाहिए, वो सबसे पहले गौतम ने अपने धर्म सूत्र में, गौतम धर्म सूत्र जिसको बोला जाता है, उसमें कंपाइल करके रखा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गौतम धर्म सूत्र बनाते समय गौतम ऋषि ने सोसाइटी में जो कल्टीवेटर्स है, जो हर्ड्समैन है, जो ट्रेडर्स है, जो आर्टिसंस है, यानी ये कुछ अलग अलग ग्रुप्स है सोसाइटी में, जो होता है ना, एक अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग ग्रुप्स जो अलग अलग तरह का काम करता है, उनके यूसेजेस और कस्टम क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैरिज और इससे रिलेटेड रूल्स बनाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी ऐसा है।
आज भी हमारे यहाँ मैरिज से रिलेटेड जो रूल्स है, कुछ कॉमन रूल्स है हमारे पास फैमिली लॉज में, अगर आप देखें। लेकिन अगर आपके यहाँ, इसलिए आप देखिए आज भी हमारे यहाँ जो मैरिज की डेफिनेशंस वगैरह जो रहती है उसमें लिखा रहता है इन द मैरिज इन द नेचर ऑफ। मैरिज इन द नेचर ऑफ का मीनिंग हर तरह की मैरिजेस, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरह की जो मैरिजेस है उनको एक्सेप्ट किया जाता है, अलग अलग जो ट्रेडिशन है मैरिज के उसको एक्सेप्ट किया जाता है। सिमिलरली उन्होंने अलग अलग जो कस्टम और यूसेजेस जो थे उसके अकॉर्डिंग हर सोसाइटी में किस तरीके से पार्टीशन मैरिजेस हो रही है उसको इंक्लूड किया। सोसाइटी की जो डिफरेंट वॉइसेस थी उसको इंक्लूड किया अपने धर्म सूत्र में। इट वाज नॉट लाइक दैट कि बस ये एक ही चीज है ये फॉलो होगी, नो। अलग अलग कस्टम और यूसेजेस के थ्रू अगर आपके जो पर्सनल लॉज या सिविल लॉज से रिलेटेड एस्पेक्ट्स विच इज मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन हो रही है उसको इंक्लूड किया। दैट इज द ये जिसको बोला इंक्लूसिव लॉज बनाने की कोशिश हो रही है, इंक्लूसिव फॉर्मूलाज, लेकिन बेस प्रिंसिपल्स वहां से उठाए जा रहे हैं कस्टम को इंक्लूड करके। आज भी हम लोग ऐसा करते हैं। कस्टम इज द सोर्स ऑफ लॉ, कस्टम को इंक्लूड किया गया। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपका धर्म सूत्र। दूसरा आपका आता है बौधायन धर्म सूत्र। बौधायन धर्म सूत्र बौधायन ऋषि जो थे उन्होंने लिखा। अब इनके धर्म सूत्र की खास बात देखिए आप, इन्होंने फर्स्ट टाइम नेसेसिटी ऑफ, जितना भी जो उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था ना उसको रेगुलेट करने की जो नेसेसिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया अपने सूत्र में कि वी हैव टू रेगुलराइज द ट्रेड। किंग हैज टू रेगुलाइज द ट्रेड। और ट्रेड को रेगुलाइज करने का क्या तरीका, आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे ड्यूटी लगाओ। आप अगर कस्टम्स जो सी रूट्स है उस पे कस्टम ड्यूटीज लगाओ, उस पे टैक्सेस लगाओ। तो कुल मिला के जो टैक्सेस का जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग जो पढ़ते हैं, आज हमारे यहाँ सिस्टम में भी है जीएसटी वगैरह, ये सारी जो चीजें उससे रिलेटेड जो भी लॉज है, उससे रिलेटेड जो सूत्र है वो बौधायन ने अपने डॉक्यूमेंट में डाल के रखा। आप देखिए टैक्स से रिलेटेड इश्यूज जो है उनको, उनसे रिलेटेड लॉज उनको रिकॉग्नाइज करना, उस समय इस चीज को रिकॉग्नाइज करना कि ये जो ट्रेड जो हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोग जो ट्रेड को रेगुलाइज करते हैं उस पर टैक्स जो लगाते हैं, उस पर जो ड्यूटीज लगाई जाती है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उस पर रेवेन्यू हमें जनरेट होगा, वो इसलिए भी कि कहीं इलीगल चीजों का ट्रेड ना हो। ये जो आइडियाज है, ये जो ट्रेड की जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी उस समय बौधायन ने अपने धर्म सूत्र में मेंशन कर रखी है। He was the first, एक तरीके से एक पहले पर्सन थे जिन्होंने इस चीज को इंडिकेट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ट्रेड्स पे ड्यूटीज, टैक्स, लाइफ, ये अलग और अलग अलग तरह का, कहाँ ड्यूटीज लगनी है, कहाँ कस्टम ड्यूटीज लगनी है, कहाँ एक्साइज ड्यूटी लगनी है, उसकी बात की उन्होंने। बौधायन धर्म सूत्र। तीसरा जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इट्स अपस्तंभा धर्म सूत्र, APASTAMBA, अपस्तंभा धर्म सूत्र। अपस्तंभा साउथ इंडिया में एक ऋषि थे, उन्होंने ये लिखा था अपस्तंभा धर्म सूत्र। और बड़ा क्लियर और एकदम प्रिसाइज और वेरी क्लियर, ही वाज वेरी क्लियर अबाउट द लॉज। उस समय क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उन्होंने पहले ही क्लियर किया था कि वॉट एवर इज रिटन इन वेदा वो बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं। वेदास को कंफर्म करते थे, मानते थे कि वेद में जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर कहीं किसी राइटर ने, किसी पर्सन ने अलग अलग तरह के सूत्र को लिखते समय वेदास के अगेंस्ट जाके कोई चीज लिखी है तो मैं उसको रिजेक्ट भी करूंगा। तो ही वाज लाइक प्रोटेस्टेंट। उनको जब लग रहा है कि नहीं, ये वेद के अनुरूप लॉ नहीं बना है, तो उन्होंने अपने धर्म सूत्र बनाए और उसमें उन्होंने उन सारे जो उस समय के जो प्रिविलेंट लॉज जो वेद के अगर अगेंस्ट है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। अपस्तंभा को बड़े लेवल पे ये, जैसे अगर आप लोग देखें, मैं जस्ट एक आपको स्टेटमेंट बताता हूं अगेंस्ट सर्वाधिकारी का स्टेटमेंट, कि it will be seen that Apastamba was a revolutionist to the backbone and was determined to replace the old order of things by more refined and civilized institutions। यानी अपस्तंबा मोर प्रोग्रेसिव वे में चीजों को रख रहे हैं धर्म सूत्र में, मोर प्रोग्रेसिव लॉज को रखने की कोशिश कर रहे हैं।
और वो बता रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी जो लॉ बन रहा है जो वेद के अगेंस्ट है, उनके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो मैं उसको रिजेक्ट भी करूंगा। जैसे एग्जाम्पल हुआ ये था कि लंबे समय से बहुत सारे ऐसे उस समय कुछ कस्टम और यूसेजेस ऐसे डेवलप हो चुके थे जिसको बोला जाता है नियोग। एक नियोग करके कस्टम डेवलप हुआ था। नियोग का मतलब ये था कि अगर कोई कोई पर्सन है, हस्बैंड है, उसको अगर, या कोई भी पर्सन है, उसको ये लग रहा है कि मेरे फर्स्ट वाइफ, मेरी जो वाइफ है, इससे हमारे कोई संतान पैदा नहीं हो पा रही है, तो वो नियोग का कॉन्सेप्ट लेके एक किसी दूसरी लेडी के साथ रिलेशनशिप बना के जो भी अपनी प्रोजेनी है वो डेवलप कर सकते हैं। और इस केस में इससे हुआ क्या, धीरे 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 ना पॉलीएंड्री बढ़ने लगी ना। पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री का जो कॉन्सेप्ट होता है वो दोनों तरफ से वो बढ़ने लगा। तो इस ये जो अब अपस्तंभा के अकॉर्डिंग, अच्छा, उन्होंने एक और एक चीज देखी अपस्तंभा ने, कि आप सोसाइटी में एक ना चीज जो बच्चों को एडप्ट किया जाता है, वो एडप्शन का भी कस्टम बढ़ने लगा। तो अपस्तंभा ने बोला कि ये दोनों जो कस्टम है, ये उन्होंने अपने धर्म सूत्र में लॉ की फॉर्म में लिखा है कि ये दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है, दोनों ही वेद के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। क्योंकि उनका मानना था, अपस्तंभा का, ये थोड़ा रिवोल्यूशनरी टाइप के थे। उनका मानना था कि ये कस्टम, इस कस्टम में जब बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, ये बच्चे अडॉप्ट नहीं किए जा रहे, ये बच्चों को अडॉप्ट करके आगे बेचने की जो प्रोसेस है वो हो रही है। ये इट माइट लीड टू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी बढ़ रही है वो नियोग के नाम पे कि भाई हमारे बच्चा नहीं पैदा और एक शादी और कर लो, एक और कर लो। तो लोग इसका बेहुदा फायदा उठा के, उनका उनका बतौर कहना था कि कुछ लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण इन चीजों को प्रमोट किया है, ये ठीक नहीं है। तो ही वॉज रिवोल्यूशनरी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। उस समय के जो प्रोमिनेंट जो कॉन्सेप्ट थे उनको रिजेक्ट किया उन्होंने, अपस्तंभा ने। तो आप देखिए हमारा जो लीगल सिस्टम है, उस लीगल सिस्टम में जो आपको इंडिपेंडेंस दी जा रही है, जो आपको लीगल इंडिपेंडेंस दी जा रही है, जिसकी आज भी बात होती है कि आप अपने हिसाब से रूल्स डेवलप कर सकते हो बतौर वो बेसिक प्रिंसिपल से कंफर्म हो। तो आप, एक पर्सन, एक राइटर उठता है, लॉ मेकर, एक तरीके से लॉ मेकर, और वो बोलता है कि आपके यहाँ जो कस्टम और यूसेजेस चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, अब जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो किया जाए। अपस्तंभ, दैट वाज द इंडिपेंडेंस दैट वाज ग्रांटेड एट दैट टाइम। अलाउ था कि आप बना सकते हो इस तरह की चीजें। अब अपस्तंभा के बाद एक और एक हरिता धर्म सूत्र है। अपस्तंभा धर्म सूत्र के बाद एक और है आपका हरिता। अच्छा, इससे इसके साथ अपस्तंभा का एक और है, मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं। अपस्तंभा ने अपने धर्म सूत्र में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही है। उन्होंने बोला कि जब भी कोई लीगल डिस्प्यूट होता है, लीगल डिस्प्यूट, उस लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने वाले जूरी में, जो जूरी है, उसमें आपको इररेस्पेक्टिव जो भी ओपिनियन लेना चाहिए, जूरी से जो ओपिनियन आप ले रहे हो, उस जूरी में, या जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ओपिनियन जो दे रहा है उस लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, उस पर्सन का कास्ट और उसका जेंडर आपको नहीं देखना है। जो बोला जाता है ना कि हमारे जो सिस्टम में, उसमें कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर था, रिग्रेसिव था, उसमें आप अपस्तंभा ये धर्म सूत्र को पढ़िए, उसमें उन्होंने बता रखा है कि अगर आपको लग रहा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, और एक्सपर्ट ओपिनियन लेने वाला पर्सन जो है, आप उसकी कास्ट और उसकी जेंडर को साइड में कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स कि आप किसी भी कास्ट के व्यक्ति से ओपिनियन ले सकते हो, और किसी भी जेंडर के पर्सन से, इंक्लूडिंग वुमेन, उनसे ओपिनियन ले सकते हो, बशर्ते ही और शी मस्ट बी एक्सपर्ट। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर था, उसको साइडलाइन किया उन्होंने। अपस्तंभा एकदम रिवोल्यूशनरी, और उनको एक्सेप्ट किया गया उनके धर्म सूत्र। अपस्तंभा के बाद मैं एक और धर्म सूत्र की बात करूंगा, हरिता धर्म सूत्र। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट धर्म सूत्र था। इसमें देखिए आप, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको इस धर्म सूत्र में मिलती है, जो आप लोग जब सिविल लॉज या जो किसी भी तरह के लॉज जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलता है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का मतलब ये होता है कि अगर एक मैटर मेरिट पे
ऑलरेडी एक कोर्ट ने उसको हर्ड कर दिया और डिसाइड कर दिया मेरिट पे, तो आप उसी मैटर को फिर से एक दूसरी कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। अपील इज डिफरेंट थिंग। आप फिर से रीओपन नहीं कर सकते उस केस को, इस क्योंकि अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ेगा, टाइम लगेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज द रेस जुडिकेटा। सेक्शन 11 अगर आप सीपीसी का पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है रेस जुडिकेटा कि द केस विच इज ऑलरेडी हर्ड एंड डिसाइडेड बाय वन कोर्ट कैन नॉट बी रीओपन इनटू द अदर कोर्ट, है ना। मेरिट पे अगर आपने सुन लिया, दैट इज रेस जुडिकेटा। अननेसेसरी लिटिगेशंस को कंट्रोल करने के लिए, एक बार हो गया हो गया। अपील इज डिफरेंट थिंग, अपील वाला नहीं है, रेस जुडिकेटा फिर से केस को रीओपन करना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हरित धर्म सूत्र में मिलता है। इसको मैं उसका नाम लिख रखा है प्राग न्याय। प्राग न्याय, रेस जुडिकेटा, सीपीसी विच इज डेवलप इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। उसमें जो लॉज है वो लॉज आज से 2000-3000 साल पहले धर्म सूत्र में लिखा हुआ प्राग न्याय, अ केस विच इज ऑलरेडी हर्ड एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट कैन नॉट बी हर्ड एंड डिसाइडेड बाय इन अनदर कोर्ट। हरित धर्म सूत्र में आपको मिलेगा। और एक धर्म सूत्र जिसकी मैं बात करूंगा वो है आपका वशिष्ठ धर्म सूत्र। ऋषि वशिष्ठ ने लिखा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कस्टम और यूसेजेस को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसमें बताया गया है कि आप जब भी रूल्स बनाए, सूत्र बनाए, आप लॉ बनाए, तो जो प्रिविलेंट कस्टम एंड यूसेजेस है उसको आपको इंपॉर्टेंस देनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 13 क्लॉज 3 अगर आप पढ़ेंगे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 13 क्लॉज 3 सब जो है वो लॉ की डेफिनेशन बताता है। उस लॉ में लिखा हुआ है लॉ इंक्लूड ऑर्डर, बाई लॉ, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूसेजेस, लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे कस्टम इज ऑल्सो द लॉ। तो एक बेहतर जो इवन इंटरनेशनल लॉ में भी अगर आप लोग पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको एक अच्छा लॉ बनाना है तो उस समय जो प्रिविलेंट कस्टम्स है उनको भी इंक्लूड करना होगा आपको। तो जो आपका वशिष्ठ धर्म सूत्र है, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि आपके जो कोडिफाइड जो रूल्स है, सूत्र है, लॉज है, उनको सप्लीमेंट करने के लिए आपको कस्टम एंड यूसेजेस को भी इंक्लूड करना चाहिए। अब वो लेकिन क्या बोलते हैं, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ना नियोग का कॉन्सेप्ट जिसको अपस्तंभा ने रिजेक्ट किया, उसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि नहीं भाई, सोसाइटी में कभी कभी जरूरत होती है, कुछ कस्टम्स ऐसे डेवलप हो जाते, कुछ यूसेजेस डिमांड करते, जब आपको बच्चों को एडप्ट करना होगा या आपको पॉली एंट्री करनी पड़ेगी ताकि आप जनरेशन पैदा कर सको, बच्चे पैदा कर सको। आपको जो भी मान लीजिए किसी पर्सन को, बच्चे को एडप्ट करना है तो आप करिए, वहां का जो कस्टम है, यूसेजेस अगर डिमांड करता है बच्चे को एडप्ट करना है, तो इससे रिलेटेड उन्होंने रूल्स की बात की। लेकिन उन्होंने साथ में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने क्या बोला कि इन दैट केस यू हैव टू केप्ट इनटू माइंड द राइट ऑफ द पेरेंट्स, नेचुरल फादर जो है, जो नेचुरल जो फादर है उस बच्चे का, उसके राइट्स को भी ध्यान में रखते हुए आपको एडेप्टेशन करना होगा। जैसे एक पर्सन को, किसी बच्चे को गोद लेना है, तो आप ऐसे नहीं चले गए और बच्चे को लेके आ गए और उसको गोद ले लिया। नो, अनलेस एंड अनटिल आपने कंसेंट नहीं लिया है उनके फादर का, आप उसको नहीं ले सकते। आज का जो एडप्टेशन का जो लॉ है उसमें भी यही है, you will have to take the consent of the parents, then only you can proceed with that। तो सिमिलर चीज उन्होंने लिख रखी थी। एंड इन एडिशन टू दैट ही हैज आल्सो सेड कि जो जिस बच्चे को एडप्ट किया जा रहा है उसके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे आज के हमारे जो लॉज है उसमें बोला जाता है कि जिस बच्चे को एडप्ट किया जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि जो नेचुरल जो उसकी फैमिली है वहां से उसके सारे राइट एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। नो, उसको वहां से भी कुछ राइट मिलेंगे और नई जगह जा रहे हैं वहां पे भी कुछ राइट्स मिलेंगे। तो सिमिलर जो चीज है वो आपने वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिख रखी। All types of laws were there, all types of laws in the form of the formulas were there। धर्मशास्त्र, कोडिफाइड लॉ का पहला इंपॉर्टेंट सोर्स दैट इज अ धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र में अलग अलग वशिष्ठ, अपस्तंभा, हरित, है ना, ये जितने भी मैंने आपको, गौतम, बौधायन, कॉम्प्रहेंसिव लॉ की बात कर रहे हैं। फॉर्मूलाज अलग अलग कि सोसाइटी में किन किन चीजों की हमें जरूरत है, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की। अब धर्मशास्त्र का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल था दैट इज धर्म सूत्र। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है दैट इज स्मृति। एक्चुअली धर्मशास्त्र
मेजरली डिपेंडेड स्मृति पे, अलग अलग स्मृति, मनुस्मृति वगैरह जो हम लोग बोलते हैं ना, अलग अलग जो स्मृतियां उस पे। अब स्मृति क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्मृति का मतलब ये है कि आप जो भी वेद और उपनिषद में अगेन जो प्रिंसिपल्स जो है, सारे जो प्रिंसिपल्स है, आप इन प्रिंसिपल्स को कोडिफाइड करो। बेसिकली हो क्या रहा था कि अब तक आपने, अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं, इन धर्म सूत्र पे भी, इन पे भी कमेंट्रीज लिखी गई, जितने भी मैंने आपको धर्म सूत्र बताए इन पे भी फर्दर कमेंट्रीज लिखी गई। इन सूत्रों को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इन पे कमेंट्रीज भी लिखी गई, जिनको भाष्य भी बोला जाता है, डाइजेस्ट कमेंट्रीज भाष्य, ताकि हम लोग धर्म सूत्र को अच्छे से समझ सके। अब इस धर्म सूत्र के बाद जो इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र का कंपोनेंट है वो है आपका स्मृति, कोडिफाइड लॉ। हो गया रहा था कि आपने आपको अब आप धर्मसूत्र बन चुके हैं। वेद और उपनिषद में भी कुछ प्रिंसिपल्स है, धर्मसूत्र में भी, उन पे भी लोग कमेंट्री लिख रहे हैं। तो इतना सारा लॉज था और इतना सब कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में लोगों के सामने आने लगा कि लोगों को लगने लगा कि नहीं भाई, अब इसको हमें थोड़ा सा साइंटिफिक वे में हमारे सामने चीजें आए, तब जाके चीजें क्लियर होगी। तो आप फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्रहेंसिव अटेम्प्ट टू कोडिफाइड द लॉ इन इंडिया वाज डन इन द फॉर्म ऑफ द स्मृति। एक्चुअल जो कॉम्प्रहेंसिव साइंटिफिक कोडिफिकेशन, क्योंकि सूत्र में तो सूत्र है बस, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। मतलब उसमें ये है कि एकदम से किसी को याद आया तो सिविल लॉ से रिलेटेड एक फॉर्मूला लिख लिया, फिर एकदम से याद आया तो फिर क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड एक फॉर्मूला लिख लिया, फिर याद आया सिविल का, फिर लिख लिया, फिर क्रिमिनल का। तो वो क्लासिफाइड फॉर्म में नहीं, ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ सिविल, एक तरफ क्रिमिनल, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अब स्मृति जो थी और पनिशमेंट भी उसमें बीच में घुस रही है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा थोड़ा सा होने लगा। तो इन दैट केस अब जो धर्मशास्त्र का नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो है कि आप स्मृति, जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्रहेंसिव और साइंटिफिक वे में वेद में जो प्रिंसिपल्स है, धर्म सूत्र में जो सूत्र है, कस्टम्स जितने भी है, सिविल कस्टम्स जितने भी है, क्राइम से रिलेटेड जो भी लॉज है, जितनी भी जो सारी चीजें हैं, उनको साइंटिफिक वे से कोडिफाइड अब हम लोग करेंगे। दैट इज स्मृति। और इनको कोडिफाइड जब किया गया तो इसको भी अगेन अलग अलग लोगों ने कोडिफाइड किया। ये एकेडमिक लिबर्टी थी, ये लीगल लिबर्टी थी कि आप लोग अपने हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से आप लोग कोडिफाइड कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो उसमें जैसे आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्मृति जो आती है जिसको कोडिफाइड किया, दैट वो आपका पराशर स्मृति, फिर उसके बाद मनुस्मृति, फिर उसके बाद आपका आता है नारद स्मृति, और फिर बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ये 5-6 अलग अलग स्मृति। स्मृतिज are the comprehensive codifications of the ancient laws, that is dharma. अब सिर्फ सूत्र और प्रिंसिपल से बात उतनी समझ में नहीं आएगी। अब तो भैया पहले सूत्र और प्रिंसिपल से काम चल जाता था, अब तो इतने सारे नए तरह के ऑफेंसेस सामने आ चुके हैं, इतनी तरह की नई नई लाइबिलिटीज सामने क्रिएट हो चुकी है कि आपको माइन्यूटली हर पॉइंट पे लॉ चाहिए, और क्लासिफाइड वे में और साइंटिफिक वे में चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जब फर्स्ट इंपॉर्टेंट कोडिफिकेशन जो किया वो इस स्मृति की फॉर्म है। और मैं आपको बता दूं, ये लगभग बिफोर क्राइस्ट से प्रोसेस स्टार्ट हो, बिफोर क्राइस्ट की पीरियड से पहले का प्रोसेस है। वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस अगर आप पढ़ेंगे जब भी, तो अब हमारे जो वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में कोडिफिकेशन का जो अटेम्प्ट है, या फिर जिसको हम लोग कहें कि जिसके बारे में फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात की वो बेंथम वगैरह जो है उन्होंने बात की। हालांकि रोमन लॉज में कोडिफिकेशन की बात आती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जिनको हम लोग बोलते हैं सो कॉल्ड द बिगेस्ट द स्टॉलवर्ट जूरिस्ट, उन्होंने जब अपनी बात की, जो 18th सेंचुरी में बेंथम ने बात की कि कोडिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि आप एक साइंटिफिक कोडिफिकेशन अगर आपका होगा तो आप लॉ अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोडिफिक मतलब अच्छे से लिखा हुआ है। तो जब मुझे पता है कि ये लॉ अच्छे से लिखा हुआ है, प्रॉपरली कोडिफाइड किया हुआ है, तो तुरंत मैं अप्लाई कर दूंगा इसको। तो
आपको लॉ को जब अच्छे से कोडिफाइड करना है तो आपको उसको साइंटिफिक वे में लिखना होगा, और ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसमें पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमारे सामने आता है वो है आपका, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नाम बताया, पराशर स्मृति। ऋषि पराशर ने जो लिखा पराशर स्मृति, ये सब धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र में धर्म सूत्र आता है और सेकंड स्मृति आता है। धर्म सूत्र भी अलग अलग टाइप के, स्मृति भी अलग अलग टाइप की। उसमें पहला है पराशर स्मृति, हाईएस्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी ओवर द लॉ, जिसको अलग अलग एंशियंट इंडियन जूरिस्ट ने बार बार कोट किया है अपने लॉज को भी लिखते समय, अपनी बुक्स को भी लिखते समय, कमेंट्रीज को भी लिखते समय। कौटिल्य, जिनका जो अर्थशास्त्र का डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात भी करेंगे, उन्होंने कई बार पराशर को कोट किया है, कई बार पराशर स्मृति को कोट किया कई मामलों में। स्टेट कैसा होना चाहिए, ये चीज कैसी होनी चाहिए, उन्होंने बार बार कोट किया। अब पराशर ऋषि की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो अपना जो स्मृति लिखी है, पराशर स्मृति, उसमें उन्होंने जिन लॉज पे मोस्टली फोकस किया है वो है आचार एंड प्रायश्चित। आचार एंड प्रायश्चित, आचार एंड प्रायश्चित का एक तरीके से मीनिंग ये है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, और अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो उस केस में आपको अगर कोई सिन हो जाता है तो उस केस में ये प्रायश्चित आप कर सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द पनिशमेंट, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रायश्चित। जो आप पनिशमेंट की मॉडर्न थ्योरी जो पढ़ते हो, उसमें एक थ्योरी में आता है ना कि डिटरेंस एक आता है जिसमें आपको सजा दी जाती है, पनिशमेंट, और एक आता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव में क्या होता है? रिफॉर्मेटिव का मतलब जैसे होता है ना कि भाई कोई मान लीजिए कम एज का है या फर्स्ट टाइम जिन्होंने कोई ऑफेंस किया है, तो उसमें जजेस बोलते हैं कि यार देखो इसको एक काम करो, इनको सफाई का थोड़ा सा एक सजा दे दो, या ये कर दो वो कर दो। इसको रिफॉर्मेटिव थियरीज बोला जाता है, रिफॉर्म्स करना एक तरीके से ना, कि इनको ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं। तो वो जो प्रायश्चित वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उन्होंने डेवलप किया, जो आज आप रिफॉर्मेटिव थियरीज की बात करते हैं ना, उस तरह का आचार एंड प्रायश्चित। आचार एंड प्रायश्चित का मैं प्रायश्चित है, हालांकि उन्होंने पनिशमेंट की भी बात की, लेकिन जो यूनिक जो चीज है वो प्रायश्चित की बात है। रिमोर्स, पश्चाताप एक तरीके का, कि अंदर से उस पर्सन को फील करवाया जाए कि आपने जो किया वो गलत किया। जो आजकल जो जैसे डेथ पनिशमेंट की बात हो रही है कि डेथ पेनल्टी को खत्म करना है, डेथ पेनल्टी को इसलिए खत्म करना है क्योंकि डेथ पेनल्टी जो है उसमें पर्सन को जैसे ही डेथ पनिशमेंट आप देते हो तो उसको रिमोर्स तो कुछ हुआ नहीं, उसको तो प्रायश्चित का कुछ फीलिंग हुआ नहीं, तो उसको आप डेथ पेनल्टी मत दो, उसको फील करो। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पराशर स्मृति में मिलता है, और हाईली ऑथोरिटेटिव। अलग अलग लोगों ने इसको टाइम टू टाइम इसको कोट किया है, विज्ञानेश्वर वगैरह जितने भी जो कमेंट्री लिखने वाले लोग हैं उन्होंने इनको टाइम टू टाइम बार बार कोट किया है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये बहुत सारे ऐसे जो हमारे पास स्मृति और जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिल नहीं पाई, हालांकि इसको बाद में कलेक्ट किया गया है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में बहुत सारे इसमें से डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे अनफॉर्चुनेट। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, जिसमें से मैं अभी आपको कुछ नाम, जैसे पीवी काने, पुणे से ही आते हैं, महाउपाध्याय पीवी काने, बहुत बड़े लीगल स्कॉलर, पद्म विभूषण पीवी काने, पांडुरंग वामन काने, उन्होंने धर्मशास्त्र, उन्होंने 10 वॉल्यूम लिखे। he has written a 10 volumes on the धर्मशास्त्र। उसमें उन्होंने इन सारे लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो उनको ट्रेस आउट किया, खोजा, और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, बहुत कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्क उन्होंने किया है। तो आपको वहां से मिल जाता है ये सारी चीजें। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन पुणे में जो है, लॉ कॉलेज रोड पे, उसने वो सारे वॉल्यूम्स पब्लिश भी कर रखे हैं। उसका कंपाइलेशन भी मिल जाता है 10 वॉल्यूम्स में। तो उसमें से बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती है जो खो चुकी है, जो विस्मृत हो चुकी है, जो चली गई है, उनको फिर से उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से कलेक्ट किया। तो आप इसके बाद दूसरी जो अच्छा, इसके साथ साथ एक पराशर स्मृति में एक बड़ी अच्छी चीज की बात की, मतलब टोटल पराशर स्मृति में टोटल 12 चैप्टर, मैंने आपको शुरू में बताया था
ये कोडिफिकेशन अब जो हो रहा है वो थोड़ा साइंटिफिक हो रहा है, तो चैप्टर्स फॉर्म्स में, जो आज भी हमारे लॉज में देखते हैं अलग अलग चैप्टर्स, तो ऐसे इन्होंने 12 चैप्टर्स बना रखे और उस 12 चैप्टर में टोटल 592 वर्सेज है, श्लोक है, या फिर हम लोग कहें रूल्स है 592। और आपने उनको जब बनाया तो उसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है कि उन्होंने बोल रखा है कि इन रूल्स को फॉलो करना है, धर्म को फॉलो करना है, लेकिन अगर आपको कभी कोई इन्वेजन हो रहा है, कोई अटैक हो रहा है, कोई कैलेमिटीज हो, है ना, जैसे ये अलग अलग कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कोरोना जैसे ऐसे बहुत सारी चीजें जो है, उन केसेस में अगर आपको कहीं लग रहा है कि जरूरत है कुछ एकदम इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है जहां पर आपको लग रहा है कि इन लॉज को, धर्मास को फॉलो न करना ही ठीक है, तो यू कैन एग्जेम फ्रॉम दैट। जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है ना, कि भाई आप जनरली ये है कि आप किसी को मारोगे नहीं, दैट इज द रूल, बट कोई अटैक ही कर रहा है या आपके पड़ोसी पे अटैक कर रहा है, तो उस समय आप उसको बचा सकते हो, उस बचाने के चक्कर में आप उसको मार भी देते हो, तो इट्स ओके। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस जैसे जो एग्जेम्पशंस जो है, एक्सेप्शंस जो है, जो पार्शियल डिफेंसेस जो है, टॉर्ट में भी आपको मिलते हैं, एक्ट ऑफ गॉड वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग ये चीजें जो आपको मिलती है ना, जो डिफेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी बात कर रखी थी पराशर स्मृति में। एग्जाम्पशंस भी दे रखे थे कि व्हाट आर द सिचुएशन व्हेन यू आर एग्जाम फ्रॉम फॉलोइंग द लॉ ऑफ द लैंड, वो भी दे रखा था, आपद धर्म जिसको बोला जाता है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्मृति, सेकंड स्मृति आती है, जो सबसे ज्यादा यूज, जिसको लंबे समय से यूज किया जाता रहा है, वो है आपका मनुस्मृति। अब मनुस्मृति के केस में एक सिचुएशन ये है कि मनुस्मृति बेसिकली जो कंपाइल की गई है, ध्यान रखिएगा, कोडिफाइड और जो कंपाइल की गई है उसका प्रोसेस बड़ा लंबा चला है, सेकंड बीसी से लेके सेकंड एडी तक, सेकंड बीसी से लेके सेकंड एडी तक अलग अलग लोगों ने इसको कंपाइल किया है या कोडिफाइड किया है, इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। यानी इसके पहले से ये ट्रेंड में था, पॉपुलरली ट्रेंड में था, लेकिन साइंटिफिक फॉर्म में कोडिफाइड करना, उसको कंपाइल करने का जो प्रोसेस है, वो सेकंड बीसी से सेकंड एडी तक का पीरियड है। और उसको फाइनल जो कंपाइलेशन वगैरह जो हुआ है, जो सेकंड एडी के बाद से जो फॉलो किया जाता है, उसमें जिस ऋषि का नाम आता है उनका नाम है भृगु। और कंपाइलेशन के प्रोसेस में अलग अलग लोगों ने, जिनके नाम काफी कुछ सिमिलर, जिनको मनु 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 बोला जाता है, जैसे एक सिंपल मनु, दूसरा स्वयंभू मनु, फिर तीसरा वृद्ध मनु, फिर प्राचेता मनु, ये अलग अलग तरह के मनु नाम के ऋषि या एक जो ट्रेडिशन या लीगेसी थी, उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, इसलिए इसको कॉमनली हम लोग मनुस्मृति बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मनुस्मृति से रिलेटेड ये है कि मैं बोल रहा हूं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिफाइड लॉ, जो लंबे समय से फॉलो हो रहा है और इसको लंबे समय तक फॉलो किया गया, इवन ब्रिटिशर्स के आने तक, ब्रिटिशर्स ने भी शुरुआती कोर्ट में इसको फॉलो किया। वो इसलिए क्योंकि एक तो इसको आपने साइंटिफिकली कोडिफाइड किया है, अभी मैं बताऊंगा कैसे साइंटिफिकली कोडिफाइड किया। फर्स्ट, साइंटिफिकली कोडिफाइड किया। सेकंड, this is the document which has covered almost all sorts of the laws, सिर्फ सिविल लॉ नहीं, सिर्फ क्रिमिनल लॉ नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी लॉज नहीं, सिर्फ सक्सेशन नहीं, सिर्फ इनहेरिटेंस नहीं, सिर्फ टॉर्ट नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, एवरीथिंग वाज कवर्ड बाय दिस डॉक्यूमेंट। every sort of laws, every discipline of law was covered by this document, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जब ये डॉक्यूमेंट कोडिफाइड होकर हमारे सामने आ रहा है, तो इतना पॉपुलर हो चुका था, इतना परफेक्ट उस समय उसको फील किया जाता था कि आप लोग देखिए कि इसको फिलीपींस, आपका जावा एंड बर्मा, ये कुछ जो कंट्रीज है, उन्होंने भी इसको फॉलो किया है, उनके लीगल सिस्टम में भी मनुस्मृति वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप देखिए कोडिफाइड किया, ऑलमोस्ट सारी चीजें इंक्लूड है, पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, इन सारे रीजन के कारण ये सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट असर्टेन
और अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसलिए मनुस्मृति का नाम बार बार लिया जाता है। मनुस्मृति को क्रिटिकल वे से ज्यादा देखा जाता है, लेकिन आज हम लोग एक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये लॉ ऑफ द लैंड क्यों है। इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, नो डाउट इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस समय के जो सोसाइटी के कस्टम यूसेजेस ऐसे थे जिनको भाई एडप्ट तो करना ही था, तो आपने एडप्ट किया जो एक्चुअली डेरोगेटरी थे टू द सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बट इट डजंट मीन कि इसके बेस पे आप पूरा डॉक्यूमेंट को ही क्रिटिसाइज करो। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके थ्रू रेगुलेट किया जाता था सोसाइटी को। देयर आर सम सेक्शन विच आर डेरोगेटरी, आई एडमिट दिस पॉइंट, बट आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो पूरा है, लेजिस्लेशन है, उसको पहले हम लोग समझे क्या क्या। अब मैंने आपको बताया कि इसको साइंटिफिक वे में कोडिफाइड किया गया स्मृति को कैसे। देखिए मनुस्मृति टोटल 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया और वर्सेस श्लोक जो टोटल है वो है 2694 और जो 12 चैप्टर्स है उसमें क्या क्या है सुनिए। फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। सेकंड चैप्टर टॉक्स अबाउट द मीनिंग एंड द सोर्सेज ऑफ धर्म। साइंटिफिक वे से चीजें चल रही। थर्ड सेलिबेसी, स्टूडेंटशिप एंड मैरिज। सेलिबेसी, स्टूडेंटशिप एंड मैरिज, इस पे बात की जा रही है। फोर्थ चैप्टर मोड ऑफ लाइफ, मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एंड हाउस होल्डर्स कोड ऑफ कंडक्ट। हाउस होल्डर को कौन सा कंडक्ट करना चाहिए, मीन्स ऑफ जो आपके सब्सिस्टेंस है वो क्या होने चाहिए, ये सारी चीज एक फैमिली में क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीज। फिफ्थ चैप्टर रूल्स गवर्निंग फूड। फूड के मामले में एग्रीकल्चर, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब उगाना क्या नहीं उगाना, ये सारी चीजें रूल्स गवर्निंग फूड, एग्रीकल्चर साइंस, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 रूल्स गवर्निंग फॉरेस्ट हर्मिट, वेरी इंपॉर्टेंट। जंगल में जो पर्सन घूम रहे हैं, जो सन्यासी है या वानप्रस्थी है, जो इस संसार को छोड़ चुके लेकिन जंगल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भी रेगुलेट नहीं किया जाएगा, उनको भी रेगुलेट किया जाएगा, उनके लिए भी कुछ चीजें होंगी, उनके लिए भी गवर्निंग सिस्टम होगा। रूल गवर्निंग हर्मिट्स, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है आने वाले हमारे सेशंस के लिए, राजधर्म यानी कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स में किंग की क्या ड्यूटी होगी, टैक्स कैसे लेना, ये कैसे करना, गवर्निंग सिस्टम कैसे चलेगा, चैप्टर नंबर 7, इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 8 विच सेज किंग्स ड्यूटी रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। किंग्स की ड्यूटीज, वो जस्टिस को कैसे एडमिनिस्टर करेगा, इसमें क्या क्या है। किंग की ड्यूटी में सबसे पहले किंग को समझाया गया है कि देयर आर टोटल 18 टाइटल्स ऑफ लॉ। नाउ इट्स अ कोडिफाइड सिस्टम, साइंटिफिक कोडिफाइड सिस्टम। उसमें उन्होंने बताया कि 18 तरह के लॉ, सिविल, क्रिमिनल, प्रॉपर्टी, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, क्राइम, 18 टाइटल्स फिक्स किए गए कि ये लॉ ये लॉ ये लॉ ये लॉ, ये स्कैटर्ड नहीं है, 18 टाइटल्स किंग्स को बताए गए। चैप्टर नंबर 8 में ही ये सारी चीजें, किंग्स एंड जजेस, अपॉइंटमेंट जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सभा जो लॉ मेकिंग बॉडीज है उनके बारे में, ड्यूटी टू रिस्टोर स्टोलन वेल्थ, जो चीज चुराई गई है उसको कैसे आपको वापस वो करना है, ग्राउंड ऑन विच द प्लेंटिफ में फेल इन हिज सूट। प्लेंटिफ जब भी एक सूट फाइल करता है तब कौन कौन से ग्राउंड के बेस पे वो फेल हो सकता है, ये प्लेंटिफ कैसे प्रॉपर तरीके से अपने आप को प्लीड करे, उससे रिलेटेड ये चीजें 8 चैप्टर नंबर 8 में ये सारी चीजें टिपिकल लॉ को पूरा समझाया गया, प्रोसीजरल लॉ वगैरह ये सारी सब्सटैंटिव लॉ के साथ साथ। चैप्टर नंबर 9 ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, पार्टीशन, sonship, imperitable estate, gains of learning, the 5 major sins and the punishment. Punishment, sins, duties, एक फैमिली में वाइफ एंड हस्बैंड की क्या ड्यूटी है, सनशिप, गार्जियनशिप, ये सारी चीजें जो भी फैमिली लॉ से रिलेटेड वो भी है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल,
कुछ बेसिक कंडक्ट है जो सबको फॉलो करने, सिविक ड्यूटीज है जो सबको फॉलो करनी, उसके बारे में जो आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं वो सारी चीजें। और चैप्टर नंबर 11, 7 प्रॉपर मोड्स ऑफ लाइवलीहुड ऑन गिफ्ट्स, गिफ्ट से रिलेटेड चीजें, गिफ्ट लॉ एक पूरा एक अलग है हमारे पास। एंड 12 कर्मा, द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, द हाईएस्ट मीन्स ऑफ ब्लिस, आपको हाईएस्ट मीन्स ऑफ ब्लिस यानी अल्टीमेटली आपको क्या करना है, किस तरीके से कर्म करना चाहिए, उसके बारे में। ये है मनुस्मृति। मनुस्मृति सारी चीजें इंक्लूड कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी लॉ को जब उसको जो क्रिटिसाइज किया जाता है, कुछ सेलेक्टिव चीजें उठाई जाती है और पूरे आप सिस्टम को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। प्राइमा फेसी अगर हम लोग देखें तो इसमें वो सारे जो जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, जिसकी बात बैंथम करते हैं कि किस तरीके से लॉ को कोडिफाइड करना है, किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, वो प्रोसेस उस समय पूरा है। सेकेंड एडी की बात है ये। 18 टाइटल्स ऑफ लॉ। वेस्ट उस समय तक स्टेट को बनाने के प्रोसेस में जब चल रहा था, जब उनके यहाँ चीजें लोग आपस में लड़ रहे थे खाने के लिए, तब वी हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड द 18 टाइटल्स ऑफ लॉ। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द स्मृतिस, वेरियस स्मृतिस। उसमें कुछ गलत चीजें हैं, बिल्कुल एडमिट की जा सकती उनको, उस पर भी मैं अभी बात करूंगा। कुछ चीजें उसको भी रिफॉर्म करने के लिए कुछ और स्मृति है, उस पर भी हम लोग देखेंगे। आप देखिए स्मृति के बारे में कितने, जैसे अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं, एक 1774 में सर विलियम जॉन्स, है ना, जो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करते, उस समय सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो बंगाल की जो सुप्रीम कोर्ट, जैसे आज हाई कोर्ट है ना अलग प्रोविंसेस में, उस समय उसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता था। तो बंगाल की जो हाई कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ बंगाल जो है, उसमें सर विलियम जॉन्स ऐसे जज आए थे, फर्स्ट जज, वेरी लर्नेड पर्सन, ब्रिटिशर्स, बट संस्कृत अच्छे से जानते थे। उनका जो कमेंट है मनुस्मृति पे, वो सुनिए आप। उनके वर्क में, ट्रांसलेटेड वर्क, उन्होंने मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, तब उनका जो कमेंट है वो ये है: the style of it means the manusmriti, the style of it has a certain austere majesty that sounds like the language of legislation and exhorts a respectful awe, the sentiments of independence on all being but God, and the harsh admonitions even to kings are truly noble. उन्होंने बोला कि इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ते समय, इसको डिस्कस करते समय, इसको ट्रांसलेट करते समय ये मुझे फील आ रहा है कि एक लेजिस्लेशन की तरह ये चल रहा है, एकदम लॉ की तरह चल रहा है। लॉ कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए वो पता चल रहा है। और इसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से किंग के ऊपर भी जो ड्यूटीज इंपोज की गई है, वो तो अपने आप में और बेहतरीन है। दैट वाज द कमेंट। इवन मनु, कल भी मैंने आप लोगों को बोला था, इवन किंग वाज द सब्जेक्ट ऑफ धर्मा। तो ये जो प्रिंसिपल है इसको मनुस्मृति ने भी फॉलो किया। उन्होंने किंग के ऊपर भी ड्यूटीज लगा रखी कि आपको ये ड्यूटीज फॉलो करनी पड़ेगी। दैट वाज अ कमेंट बाय सर विलियम जॉन्स इन 1794, जज ऑफ द ब्रिटिश ओरिजिन के जो जज थे इंडिया में, उनको लाया गया था। इसके बाद ये मनुस्मृति का जो एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट, और मनुस्मृति पे भी बहुत सारी कमेंट्रीज है जो हम लोग, मनुभाष्य है, इसको मेधातिथि ने लिखा वगैरह, अलग अलग लोगों ने इस पे भी कमेंट्रीज लिखी है। ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है, इसको भी समझने के लिए आगे कमेंट्रीज लिखी गई, जैसे धर्म सूत्र को समझने के लिए कमेंट्रीज लिखी गई वैसे। अब इसके जस्ट बाद आती है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति जो आपका है ये और प्रिसाइज और साइंटिफिक। याज्ञवल्क्य ने क्या किया, उन्होंने मनुस्मृति में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उनको लगा कि मनुस्मृति ने बड़े कॉम्प्रहेंसिव तरीके से एक एक चीज को डिस्कस किया है। तो याज्ञवल्क्य को ये लगा कि नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको शायद मनुस्मृति एक ही चीज को कई बार थोड़ा रिपीट भी कर रही। एक लेजिस्लेटिव को ड्राफ्ट करते समय कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें रिपीट हो जाती है। तो ऐसे केस में याज्ञवल्क्य ने क्या किया, लगभग मनुस्मृति का ही जो डॉक्यूमेंट है उसको उसको एक्सेप्ट किया और उसको और प्रिसाइज किया। और जो मनुस्मृति में 2500 के आसपास वर्सेस थी उसको लिमिटेड करके 1010 वर्सेस बनाई और 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया और साइंटिफिक और प्रिसाइज कर दिया। उसमें जो पहला चैप्टर इट्स ऑन आचारा और एक्लेस्टिकल लॉस, जिसमें 368 वर्सेस है।
सेकेंड चैप्टर टॉक्स अबाउट द व्यवहारा विच इज सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, इसमें 307 वर्सेज है। और थर्ड है प्रायश्चिता और अटॉर्नमेंट फॉर सिंस कमिटेड, दैट इज 335 वर्सेज। अब सबसे बड़ी बात ये, यहां तक तो उन्होंने उसको और साइंटिफिक और प्रिसाइज किया, ये तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि याज्ञवल्क्य स्मृति ने एक चीज नोटिस की कि आपका जो इससे पहले का जो मनुस्मृति, जैसे मैंने आपको बताया मनुस्मृति अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव थ्रू आउट सेंचुरीज इसको फॉलो किया गया, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा वुमेन्स और कास्ट कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स जो है उनके मामले में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी फील हो सकता है। बिल्कुल इस चीज को ठीक करने के लिए याज्ञवल्क्य ने इस चीज को ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने अपने स्मृति में लिखा है कि he has given women's right of inheritance and right to hold property. वुमेन्स को भी प्रॉपर्टी मिलेगी, वुमेन हैज ए राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी, दैट वाज एक्सप्लेन, दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द याज्ञवल्क्य स्मृति लॉ ऑफ द लैंड। जो चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी मनुस्मृति में उसको ठीक किया गया, अमेंडमेंट किया गया। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2005 में हमने वुमेन्स के प्रॉपर्टी राइट्स को होल्ड किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी होल्ड करता है प्रॉपर्टी राइट्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर। वही सेम चीज याज्ञवल्क्य बोल रहे हैं। इवन उन्होंने शूद्रस के मामले में जो क्रिमिनल लाइबिलिटी जो ज्यादा हुआ करती थी, ऐसा एक ऐसा काम है जिसको शूद्र कास्ट वाला अगर कर रहा है ऑफेंस को तो उसको ज्यादा पनिशमेंट है, कोई हायर कास्ट का कर रहा है तो उसको कम पनिशमेंट है, ये डिस्क्रिमिनेशन भी उन्होंने हटाया याज्ञवल्क्य ने। अब इसमें इश्यू ये है कि अगर आप लोग ये देखें थोड़ा सा जैसे इसके साथ साथ उन्होंने वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जॉइंट बिजनेस वेंचर, जो प्रोसीजरल जो पार्ट वार्ट ये जो सारी चीजें थी उसके बारे में बात की। अब ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है वो इतनी लिबरल क्यों है, क्यों ठीक है इतनी, इसको थोड़ा सा समझे। क्योंकि याज्ञवल्क्य स्मृति जब लिखी जा रही है, कंपाइल की जा रही है, उस समय का जो इरा था उस समय बुद्धिज्म थोड़ा सा पीक पे था। और बुद्धिज्म में थोड़ा जो बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये लिबरल वैल्यूज शुरू से थोड़ा सा जो जो जिसको बोला जाता है कास्ट हायरार्की, जेंडर हायरार्की, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। उसमें इक्वलिटी की जो बात की गई, समता बंधुत्व की जो बात की गई, हालांकि आपको पहले भी मिलती है, ऐसी बात नहीं कि वैदिक जुरिस्प्रूडेंस में नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा, लेकिन बुद्धिज्म इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंटली लेके आता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में याज्ञवल्क्य स्मृति बन रही है, तो इसलिए याज्ञवल्क्य स्मृति में आपको वुमेन्स, प्रो वुमेन्स एंड एंटी कास्ट, या जिसको हम लोग को इक्वल जो प्रोविजंस है वो आपको मिल जाते हैं ये याज्ञवल्क्य स्मृति में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्मृति आती है वो है आपका नारद स्मृति। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले की जो भी स्मृति की मैं बात कर रहा हूं उसमें अगर आप लोगों ने नोटिस किया कि जैसे मनुस्मृति था या इवन याज्ञवल्क्य स्मृति में, उसमें आपको लॉज के बारे में तो बात की गई है, बट आपको दूसरी चीजों के बारे में भी कंडक्ट बताई गई कि आपको फैमिली कैसे चलानी, यूनिवर्स कैसे क्रिएशन हुआ वगैरह, इन सब की भी बात की गई है ना। बट नारद स्मृति एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्पेसिफिकली ओनली टॉक्स अबाउट द लॉ, नथिंग एल्स। सिर्फ लॉ की बात है, प्योर लॉ, प्योर थियरी ऑफ लॉ जो कैल्सन की है ना, वैसे प्योर लॉ एंड वेरी प्रोग्रेसिव। याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति से भी ज्यादा प्रोग्रेसिव। इसमें अगर आप लोग नारद स्मृति को पढ़ेंगे, कैसे प्रोग्रेसिव मैं आपको बताता हूं, कैसे वो एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। अगर आप लोग याज्ञवल्क्य स्मृति, सॉरी नारद स्मृति को देखेंगे, टोटल वर्सेज है 1028। इसको अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें उन्होंने जुडिशियल प्लीडिंग, जुडिशियल प्रोसेस कैसे होता है, प्लीडिंग कैसे होती है, एविडेंस कैसे होता है, कोर्ट्स कैसे चलती, इसके बारे में बात की, मतलब प्योर लॉ की बात हो रही, इधर उधर की कोई बात नहीं। जुडिशियल प्रोसेस कैसे होना चाहिए, कोर्ट्स कैसे चलती है, इसकी बात उन्होंने की। और वेरी प्रोग्रेसिव और वेरी इंडिपेंडेंट नारद स्मृति। कैसे? अब नारद स्मृति कि कुछ जो प्रोविजंस में डायरेक्टली इंग्लिश में आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, नारद स्मृति में जो लिखी गई है। आफ्टर डेथ ऑफ फादर, मदर गेट्स इक्वल शेयर विथ हर सन्स एट ए पार्टीशन। यानी ये नारद स्मृति पेज 191
probably verse 12 कि एक पिता की मृत्यु के बाद बच्चे के साथ साथ उसकी मां को भी प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा। आई डोंट नो प्रेजेंट फैमिली लॉज में, इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में ऐसा कुछ लॉ है या नहीं, आई डोंट नो, बट उस समय इस तरह की चीज डेवलप की गई थी। नेक्स्ट, अनमैरिड डॉटर टेक्स ए शेयर एज यंगर सन्स। जिस तरीके से एक लड़के को संपत्ति मिलती है उसी तरीके से अनमैरिड डॉटर को भी अपने पिता से शेयर्स या संपत्ति मिलेगी। नारद स्मृति पेज 192 वर्स 30। जो आज इक्वल राइट इक्वलिटी की बात हो रही है उसको नारद स्मृति रिकॉग्नाइज कर रहा है, अप्लाइड कर रहा है। और देखिए और इंपॉर्टेंट, होल्ड दैट ए रिगार्डिंग लॉ ऑफ मैरिज, hold that a widow as well as a wife whose husband is important or absconding is entitled to remarry. Narad page 168 16 to 18 वाली वर्स and page 184 97 to 101 वर्स। एक औरत जिसका पति भाग चुका है या विडो है, अगर उसको ठीक लग रहा है तो शी कैन रीमैरी, पुनः विवाह। दैट वाज द प्रोविजन। नेक्स्ट, फिक्सेस मैरिज के मामले में आप ध्यान से देखिएगा, it fixes age of majority at 16 year and declare that contracts entered into by an infant, that is by a person below 16 year of age, is invalid in law। 16 साल से अगर कम में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो इनवैलिड है, यानी मेजोरिटी की एज 16। हमें आप देखिए ब्रिटिशर्स के समय भी मेजोरिटी की एज को 12 करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी थी, हुई थी। और नारद स्मृति जो है उस समय मेजोरिटी की 16। इन दैट सेंस इट वाज अ प्रोग्रेस। आप देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इस बुक को बाद में एक बहुत बड़े रिनॉन्ड जूरिस्ट प्रोफेसर है डॉक्टर जॉली, उन्होंने इसको बिब्लियोथीका इंडिका में 1867 में इस नारद स्मृति को पब्लिश करवाया। और बाद में मैक्स बूलर ने जो अपनी बुक लिखी है सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट, उनके अलग अलग वॉल्यूम्स में, उन वॉल्यूम्स में भी इसको मेंशन किया नारद स्मृति को। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को हमारा जो एंशिएंट लीगल सिस्टम है उसकी तरफ हम लोगों को पहले से ही ऐसा वो प्रोहिबिट कर दिया गया, कुछ ऐसे सेलेक्टिव ओपिनियन रख दिए गए कि हम लोग उसका कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम को समझने की तरफ मुड़ ही नहीं पा रहे। एंड व्हेन वी गो थ्रू विद दैट वी कैन एटलीस्ट फाइंड, मतलब एटलीस्ट ये चीजें वहां पे थी तो सही, यानी कोई ना कोई तो इसके लिए बात कर ही रहा था। आप उसके आगे आप जैसे एक और है बृहस्पति स्मृति, ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट ने पहली बार सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को बहुत अच्छे तरीके से डिस्टिंग किया, और उन्होंने अपनी स्मृति में एक इंपॉर्टेंट बात भी कही कि आप जब भी किसी केस को डिसाइड करें, जो कि आज ये प्रिंसिपल बहुत फॉलो होता है आज के हमारे सिस्टम में भी, जब भी आप किसी केस को डिसाइड करें तो सिर्फ ब्लैक लेटर्स ऑफ लॉ पे डिपेंडेंट ना रहें, आप फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को भी देखें। दैट वाज आल्सो डिस्कस इन बृहस्पति स्मृति। अब एक और स्मृति जो सबसे लेटेस्ट जो बनी है ना, अब मैं ये टाइम पीरियड के हिसाब से सारे आपको बता रहा हूँ, लगभग लगभग जो सबसे लेटेस्ट है वो कात्यायन स्मृति। ये जो हमारा जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है ना आज का, उससे काफी कंपेयर होती दिखती है। कात्यायन स्मृति, कात्यायन ऋषि ने जो लिखी, इसको अनफॉर्चुनेटली ये डॉक्यूमेंट्स ढंग से ट्रेस नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया, लेकिन जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जिनका नाम बताया पीवी काने, उन्होंने काफी रिसर्च करके और अलग अलग जगह से इनके सोर्सेस को कलेक्ट करके इनके प्रोविजंस को कलेक्ट किया, और उन्होंने बताया कि कैसे, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दें रेस जुडिकेटा की बात की गई धर्म सूत्र में, हरिता धर्म सूत्र में, तो वैसे ही आपका कात्यायन स्मृति कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये, उसकी बात उन्होंने की कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की, कात्यायन स्मृति ने नए नए टर्म्स उन्होंने डेवलप किए। और उन्होंने बताया है एक जगह जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन वर्स 16 and 17 he allows only a limited ownership right to the king over all land।
किंग जो है उसकी इस जो भी अपनी जो लैंड है उस पर लिमिटेड ऑनरशिप है, ये ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द नारद सॉरी कात्यायन स्मृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग की जो एब्सोल्यूट ऑनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट में चलता है, मतलब आप लोग पढ़ते हैं किंग कैन डू नो रॉन्ग, वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है। आप उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करो, आप बोलोगे नहीं किंग है बिल्कुल ऑनरशिप है लेकिन लिमिटेड ऑनरशिप है। यानी हो सकता है कि आपके यहाँ की जो लैंड है उसमें कुछ लैंड ऐसी होगी जो पब्लिक के लिए, पब्लिक अपने यूज के लिए यूज करेगी, कुछ ऐसी लैंड होगी जो पब्लिक की नहीं है बट वो सेक्रेड लैंड है। ओरन वगैरह इस तरह की कुछ चीजें अलग अलग स्टेट्स में जो चलती है, इसको सेक्रेड लैंड बोला जाता है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है। आप देखिए कहीं कहीं आजकल सरकारें ये कर रही है, जो सेक्रेड लैंड है उसको सरकारें अपने नाम अपने नाम पे कर लेती है, जबकि वो सेक्रेड लैंड किसके लिए, वो एक फॉरेस्ट के लिए, वो पब्लिक के लिए, कि यहाँ पे जंगल जानवर लोग आराम से घूमें। वो एक इकोलॉजिकल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए सेक्रेड लैंड, हर स्टेट में अलग अलग नाम से आपको ये सेक्रेड लैंड मिलती है। तो सेक्रेड लैंड पे भी स्टेट की ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए। नारद स्मृति सॉरी आपका कात्यायन स्मृति बोल रहा है स्टेट की लिमिटेड ऑनरशिप है। इसके साथ साथ प्रोसीजरल जितने भी लॉज जो थे उसकी बात की थी, एविडेंस लॉ की, एस्टोपल की, एविडेंस के जो लॉज है, प्लीडिंग्स को अमेंड कैसे करना है, एडवर्स पोजीशन कैसे लेना है, इन सब प्रोसीजरल लॉज के बारे में इन्होंने बात की कात्यायन ने। जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एविडेंस को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, डी फैक्टो पोजीशन क्या होता है, डी ज्यूरो पोजीशन क्या होता है, ये इन कोर्ट को असिस्ट करने के लिए जो आप एमिकस क्यूरी एस्टेब्लिश करते हो कैसे करना है, ये सारी चीजें इन्होंने बात की। वेरी मॉडर्न, जो आज का मॉडर्न सिस्टम है ना उससे काफी मिलता जुलता है। और इसी में एक सबसे बड़ी बात, आपको पिछली स्मृतियों में एक थोड़ा सा बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको हो सकता है मनुस्मृति में कहीं ऐसा लिखा हो मिले या किसी और स्मृति में कि भाई एक ही ऐसा अपराध है, ऑफेंस है, उसके लिए शूद्र को डेथ पनिशमेंट, और अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट जो भी है, क्षत्रिय ब्राह्मण है या ब्राह्मण जो भी है, उनको छोटा सा पनिशमेंट दिया जाता है। एक ही ऑफेंस के लिए शूद्र को ज्यादा, इसको कम, ये ऐसा आपको मिलेगा। उस समय की सोसाइटी का जो भी कस्टम यूसेज है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज मिलेगी। बट आपका जो नारायण ये सॉरी कात्यायन स्मृति जो है वो क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइडेड, ध्यान से सुनिएगा, it provided that death sentence could be imposed on a Brahmin found guilty of certain offenses and thereby took away the total immunity against death sentence extended to this community in the earlier Smriti. अगर आप कुछ ऐसे ऑफेंस है जहां डेथ पनिशमेंट है, उसको चाहे ब्राह्मण करे या शूद्र करे, दोनों को डेथ पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाला जो 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 सिस्टम जो चल रहा था उसको हटाया इन्होंने, कात्यायन स्मृति, ऐसा रेफरेंस दिया जा रहा है इसका। आप लोग देखिए हमारे जो धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र में आपको दोनों कॉन्सेप्ट, धर्म सूत्र भी मिलता है और आपको धर्म ये सॉरी स्मृति, अलग अलग तरह की स्मृति, और लगभग कॉम्प्रहेंसिव जितने टाइप के लॉज होते हैं उनके बारे में, सबके बारे में बड़े साइंटिफिक तरीके से चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। ये बेसिकली धर्मशास्त्र है। ये लॉ के या धर्म के मेजर सोर्सेस है, प्रिंसिपल और रूल्स। प्रिंसिपल आपको वेद और उपनिषद में मिलेंगे, रूल्स आपको स्मृति और धर्म सूत्र में मिलेंगे, जिनको कंबाइनली हम लोग धर्मशास्त्र बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज है जो इसका पार्ट नहीं, जो धर्मशास्त्र का या इसका पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ और सोर्सेज जो इंपॉर्टेंट है उसमें अदर वर्क्स। अच्छा एक और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसी के साथ साथ आपका इन सारे जितने भी जो लॉज है इनको इंटरप्रेट करने के लिए एक अलग एक पूरा डिसिप्लिन एस्टेब्लिश किया गया, जिसको बोला जाता है मीमांसा, जिसके बारे में कल मैं बात करूंगा, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और मीमांसा के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही, मीमांसा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, मीमांसा के एस्टेब्लिश के साथ ही आपने क्या किया कि जितने भी ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इनको और ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट किया, इनको और सरल करने की कोशिश की, और मीमांसा रूल की हेल्प से, मीमांसा की हेल्प से आपने इन लॉज को, कोडिफाइड लॉज को समझाने के लिए इस पे बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी।
आप पढ़ते हो ना अलग अलग तरह की जो कमेंट्री, फैमिली लॉज में आपको हिंदू लॉज पे बहुत सारी मनु भाष्य, मनु टीका वगैरह अलग अलग तरह की कमेंट्री मिलती है, जीमूत वाहन वगैरह, ये बहुत अलग अलग जो भी है जितने भी, वो और डेवलप किए गए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग हमारे लीगल लिटरेचर को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। वेद है, उससे प्रिंसिपल लिया, और आपने उन प्रिंसिपल के बेस पे सूत्र बनाए। सूत्र को और समझाने के लिए स्मृति बनी। स्मृति और थोड़ा सा लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आपने अलग अलग टीका, जिसको हम लोग कमेंट्री बोलते हैं, वो लिख रहे हो आप। ये सारी चीजें आप कर रहे हो, डेमोक्रेटाइज कर रहे हो, ताकि लोगों को समझ में आए। आप हमारे लॉज को एक जगह रख के नहीं बैठे हो, आप उनको डेमोक्रेटाइज कर रहे हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंशिएंट इंडियन लीगल सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा का। अच्छा, जो अलग सोर्सेज है उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखा। ये अपने आप में, जिसे हम लोग कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, स्टेट क्राफ्ट कैसा होना चाहिए, उसमें वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं कहूं फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें स्टेट कैसा होना चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसे होने चाहिए, फॉरेन पॉलिसी स्टेट की क्या होनी चाहिए, टैक्स सिस्टम क्या होना चाहिए, और ऑफिसर्स के क्या क्या ड्यूटीज है, ये सारी जो चीजें हैं वो उन्होंने मेंशन कर रखी अच्छे से। अब देखिए, हमारा जो कौटिल्य का जो ये डॉक्यूमेंट है अर्थशास्त्र, लगभग ये 3rd AD के आसपास बना था, इसको ड्राफ्ट किया गया था। कौटिल्य का ये जो डॉक्यूमेंट है, अनफॉर्चुनेटली देखिए 1000-1200 साल तक ये अनअर्थ गायब हो चुका था, किसी किसी को नहीं मिल रहा था। पता था कि हाँ ऐसा डॉक्यूमेंट बना था, इस पे स्टेट्स बने भी थे। देखिए, ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है, पहला ऐसा सेकुलर, इसको सेकुलर डॉक्यूमेंट भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये है ना, टिपिकल एकदम, जैसे बोलते हैं कि स्टेट की बात कर रहा है, कैसे स्टेट को चलना है, ड्यूटीज वगैरह, ये किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव, एथिक्स, मोरल, उसके पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा है। टिपिकल कोडिफाइड लॉ कैसा होना चाहिए, उस तरीके से बात कर रहा है। लंबे समय तक गायब था। ये आप देखिए तकरीबन 1915 में जो मैसूर का ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जैसे पुणे में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, बोरी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ऐसे मैसूर का जो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वहां एक पर्सन थे डॉक्टर आर सामा शास्त्री, उनको मिला, कहीं से कॉपी मिल गई। एंड लेटर इन 1915 में उन्होंने इसको बतौर ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि उस समय संस्कृत में लिखा गया था, और इसको उन्होंने पब्लिश किया। तब से ये हमारे सामने आया। मास्टर डॉक्यूमेंट्स, एकदम मास्टर अथॉरिटी ऑन क्राफ्ट्समैन, क्या क्या कैसे होना चाहिए, स्टेट को कैसे काम करना चाहिए वगैरह, ये सारी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राजधर्म क्या है, उसके बारे में पूरी बात की गई है। अब देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि एक डॉक्टर विंसेंट स्मिथ है, इन्होंने एक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, बहुत बड़े स्कॉलर है डॉक्टर विंसेंट स्मिथ। उनका कमेंट है कि he has pointed out that civil and constitutional laws explained in the works are strikingly similar to those recorded by Megasthenes and other Greek writers. डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में जो सबसे बड़े प्रोमिनेंट जो कंट्रीज मानी जाती है, कि ओल्ड ग्रीक सिस्टम और मैगस्थनीज जैसे जो लोग थे, वो बड़े प्रोमिनेंट माने जाते हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ लिखा, ऐसा माना जाता है। तो उसको कंपेयर करते हुए अर्थशास्त्र के साथ डॉक्टर विंसेंट स्मिथ बोला है कि लगभग ये वैसा ही है। तो वी कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस कि किस, इवन आप देखिए डॉक्टर WF थॉमस, जो लाइब्रेरियन थे इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के, उनका स्टेटमेंट है कि आई कैन टेस्टिफाई टू द ग्रेट वैल्यू ऑफ द वर्क, दिस वर्क अर्थशास्त्र, which sheds more light upon the realities of ancient India, especially as concerned administration, law, trade, war, and peace, than any text which we possess and which will enrich our lexica. We will enrich our lexica. वो बोले कि हमारे यहाँ लॉज को अगर डेवलप करना है तो इससे इसकी मदद ली जा सकती है, विद एन इमेंस एक्सेशन ऑफ टेक्निकल एंड अदर एक्सप्रेशन बिलोंगिंग टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। ब्रिटिश लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बोल रहे हैं कि हमारा जो लेक्सिकन, जो हमारी जो लेक्सिग्राफी है, जो हमारा जो लीगल सिस्टम है, और उसकी जो वॉकेबलरी है, उसको अर्थशास्त्र की मदद से ठीक किया जा सकता है। ये एंशिएंट लीगल सिस्टम का सारा कंपोजिशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके साथ साथ जो अदर वर्क्स में दो इंपॉर्टेंट एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, वाल्मीकि और वेदव्यास जी ने जो ये लिखा, उसमें भी आपको बहुत कुछ चीजें मिल जाती है।
स्टेट कैसे होगा। हम लोग आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिसको राजधर्म बोला जाता है, तो उसके मेजर रिसोर्सेज ये मनुस्मृति से भी बहुत चीजें मिलती है उसको। Ancient Indian system of constitution draw its authority, draw its content from the Manusmriti, from Arthashastra, and from Ramayana and Mahabharat. Especially महाभारत के जो शांति पर्व है, उसमें उन्होंने भीष्म ने पूरा बता रखा है कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, किंग की ड्यूटी क्या है, ऑफिशियल्स कैसे होता है, जुडिशियल सिस्टम कैसे चलता है, वगैरह ये सारी चीज। आप लगभग ये जो सारा, और इसके साथ एक और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है शुक्र नीति शास्त्र। शुक्र नीति शास्त्र ये सारे अदर वर्क्स में मैं आपको बता रहा हूँ, महाभारत, रामायण और आपका कौटिल्य, और एक शुक्र नीति शास्त्र, ये भी राजधर्म और उसके अलाइड टॉपिक से रिलेटेड है। काफी कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप लोग इस चीज को, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझें कि हमारे यहाँ जो लीगल सिस्टम, एंशियंट लीगल सिस्टम है, उसमें बतौर प्रिंसिपल्स और बतौर आपका रूल्स भी थे, कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स भी थे, और ये पूरा जो कॉम्प्रहेंसिव जो इकोसिस्टम है, वो उस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए आपके सामने रूल्स और सिस्टम रख रहा था, और बहुत कोडिफाइड और साइंटिफिक वे में चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें गलत थी, तो कुछ कुछ रूल्स थोड़े से डिस्क्रिमिनेटरी लग सकते, कुछ स्मृति वगैरह में। तो उस पर यह है कि इवन डॉक्टर फली एस नरीमन सर ने भी अपने एक बुक इंडियन लीगल सिस्टम में ऐसा डिस्कस किया है कि आप अगर कुछ रूल्स गलत बने हैं, तो हम लोग ये मान के चलें कि वो सोसाइटी में रॉन्ग रूल्स थे। इस बेस पर हम लोग उन डॉक्यूमेंट्स या उन लीगल डॉक्यूमेंट्स को लिखने वाले लोगों को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। Whatever was prevail in the society that they have include, गलत था, इसको एडमिट किया जा रहा है, इसको कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है कि उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। नो, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। बट अदर वेज में देखा जाए तो उसमें बहुत सारी बेटर और ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी नई नई चीजें थी जो आज हम मॉडर्न लीगल सिस्टम में चीजों को जब हम देखते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, ये इस सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये पूरा आज का हमारा धर्मशास्त्र क्या है, या जो लीगल सोर्सेस क्या है धर्म के, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से मीमांसा के बारे में बात करूंगा, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी इनमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस, बहुत सारे ऐसी चीजें जब उसमें कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या उसको कैसे समझना है, उसके लिए कौन कौन से रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉलो किए जाने चाहिए, वो एक जिस डॉक्यूमेंट में कंपाइल है, और वो कैसे वर्क करता था, उसको उसको मीमांसा बोला जाता है। उसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग यही होल्ड करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो यू कैन आस्क। यस, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। If you have any question, any queries, so you may ask. Yes, please. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ ज्यादा टेक्निकल हो रही है चीजें? यस। कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, if you want to contribute, if you want to ask, you can. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो we can stop. Yes, sir. I don't think anybody has a question. If there is, guys, please ask. I don't think there is any question. Yes. Okay. Shall we conclude then? Yes, yes, yes. Okay. Thank you so much, sir, for your Thank time. you. Thank you very much. Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Yes. Thank you, ma'am. Thank you very much.